देखिए सर, आगे बढ़िए। हमारा है प्रोविडेंट फंड। रीड करिए सर, प्रोविडेंट फंड किसको बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड किसको बोलते हैं? देखिए सर, प्रोविडेंट फंड पे आइए। प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना, ये एम्प्लॉयर है ABC लिमिटेड सम सॉर्ट ऑफ, ये आप है, आप इसके पास में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जब तक काम करेंगे, इंसान का एक हेल्थ का एज है 55 to 60 ईयर्स, उसके बाद विच इज माई रिटायरमेंट एज, अब और काम नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब तक हेल्थ है तब तक काम है, हेल्थ नहीं फिर काम भी नहीं कर पाओ। फिर आपको सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ सोचना है जहां से आप बिना काम करके पैसे कमाएं, है ना। यही आपका भी टारगेट होना चाहिए। सिंस यू आर इन द 20s, तो आपके पास ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ एज है, आपका डबल अभी तक का जो आपने गुजारा उसका डबल एज आपके पास है। to be have some sort of thing, either business or do some sort of thing, so that आप आफ्टर 60 ईयर्स आपको काम करने की जरूरत ना पड़े और महीने की आराम से 50,000 40,000 रुपये महीने आ जाए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्लियर है। तभी आप बुढ़ापा आराम से गुजार सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम में ही लोग माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो भाई साहब तुम 40 साल का बात बोल रहे हैं, तब तो दुनिया, समझ गए। तो हम लोग अभी भी बचे हुए हैं थोड़ा, माँ आप लोग को थोड़ा बहुत इज्जत है। आने वाला जनरेशन से भरोसा नहीं है सर, दिमाग खराब है सबका चढ़ा लोग, क्लियर है। अपने ही बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, किसी और का बच्चे के बारे में नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ हो गई, ऑब्वियसली सर। बाप मेहनती है तो बच्चा मेहनती थोड़ी ना होगा। बाप मौलवी है तो लड़का उसका मौलवी होता है क्या? मौलवी अगर मैं आपका शैतान ऐसे पर थोड़ी ना निकला है। जान रहा बेटा, बाप नमाजी है तो बेटा बाजी होगा, बाप पढ़ा लिखा है तो बेटा उससे पढ़ा लिखा लेकिन जाहिल होगा। नहीं, अभी का लॉजिक देखिए ना, अभी के टाइम में जो जाहिल इंसान लोग है वो ज्यादा तमीजदार है ना, और जो पढ़ा लिखा है वो ज्यादा है। यहाँ भी मिले कहा मामा ऐसा ऐसा ऐसा, बड़ा गाली चालू, कहा है भाई, हमको समझ में नहीं आता क्यों बात कर रहे हैं। एडुकेटेड है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों लोग के बारे में बात कर रहे हैं, लोग जब बातचीत करते हैं तो ऐसे करता है। बात समझ, देखिए हमारा भी दोस्त है तो ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक करने में ऑकवर्ड सिचुएशन रहा वो रहा तो अलग बात है। हाँ, महफिल के हिसाब से ऑब्वियसली वो सब लोग करता है, राइट। अब आपका आदत बना है, विच इज रॉन्ग ना, आदत है उन लोग का। अबे सुन ना, अबे का बोल रहे हो, अबे सुन। ये सब प्रॉब्लम है, ये सब फिर पढ़ा लिखा के फिर कोई फायदा नहीं। मान लीजिए सर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है तो उसको पता है कि भैया अगर हम काम कर लिए, अगर हम काम कर लिए, बिजनेस कर लिए और इसको 40 साल तक का अगर हम ऑर्गेनाइज कर दिए, क्या कर दिए, ऑर्गेनाइज कर दिए, तो भाई साहब हम मेन है और मेरे अंदर में पूरा टीम है और हम टीम को पूरा ऑर्गेनाइज कर दिए, सबको काम बता दिए, तो भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के क्या होगा, किसी दूसरा को रिप्लेस करके हम आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्यों इंजॉय कर रहे हैं? ऑफिस चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन उसका पैसा उसके पास आ जा रहा है, उसको काम करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? मैनेजमेंट। पढ़े आप लोग बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट, रिमेंबर मैनेजमेंट इज एवरीथिंग फॉर द बिजनेस। If a bad product is in the market but have a good management, then the product will survive, चल जाएगा। लेकिन a good product but having a bad management is not going to survive. How? Because of management. तो management, जिस दिन जो businessman management में ध्यान देके strong कर लिया, organize कर लिया, फिर उसका खटनी क्या हो गया, कम हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना है, उसको मलाई खाना है। तो लोग क्यों बोलते हैं कि 10 साल का बिजनेस है भाई? Why is that? तो 10 साल तक ही मेहनत करना है आपको, उसका बाद आपको अपने से बढ़िया लोग, अपने से टैलेंटेड लोग को अपॉइंट करना है, जगह उन लोग को चॉइस करके उन लोग को रखना है और उन लोग को खुश रखना है। उन लोग को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देना है, उन लोग को जो मांगा है चाहिए वो देना, आप उनको खुश रखना है, बस खत्म, आपका काम हो जाएगा। यही बिजनेस है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग क्या करते हैं सर, जॉब करते हैं, अब ये ABC लिमिटेड है,
अब ये बंदा जॉब कर रहा है, तो भाई साहब ये जॉब कब तक करेगा? वही 60 साल तक। 60 साल के बाद में ये रिटायर हो जाएगा। ये रिटायर हो जाने के बाद में इसको क्या चाहिए? पेंशन चाहिए। क्या चाहिए? पेंशन चाहिए। बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है प्रोविडेंट फंड का। किसका है सर? प्रोविडेंट फंड का। ये बोला जाता है पीएफ। ये देखा जा रहा ना कि पूरा वर्ल्ड ओवर में जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, किस लिए, उसका रीजन क्या है वो समझना, कि लोग के पास पैसा टिकता नहीं है। बिकॉज इट्स ट्रू, मनी इज जस्ट अ टेस्ट फॉर यू, इट इज नथिंग एल्स, जस्ट अ टेस्ट। तो पैसा आज है तो कल नहीं, वो हो गई होगा, वो खत्म होगा, है ना। इसीलिए लोग क्या करता है, कभी भी कैश अपने पास नहीं रखता है। जैसे ज्यादा पैसा आया तो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, आइदर इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग खरीद लिया, कोई ज्वेलरी बना रही, औरत लोग आदत है ज्वेलरी बनाए, जहाँ पैसा ज्यादा हो भैया जेवर बना। और आदमी लोग आदत क्या है, जहाँ पैसा ज्यादा है बेटा प्रॉपर्टी खरीद। ये पहले के आदमी लोग को बता रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं ना खटिया आदमी लोग, मतलब पहले का आदमी का पैसा है, पैसा ज्यादा भैया प्रॉपर्टी। अभी भी से पूछो भाई जेवर बन गए तुम्हें, वो भी सही है, बिकॉज मनी नहीं रहता है लिक्विड पोजीशन में, राइट। तो जो लोग जॉब करते हैं ना, उन लोग को पता चला उन लोग सेव नहीं कर पाए, एंड आफ्टर 60 years ऑफ एज दे आर व्हाट टू डू। ये प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट यहां पर मैंडेट कर दिया टू डिडक्ट पीएफ, टू डिडक्ट पीएफ फ्रॉम दी सैलरी, पीएफ फ्रॉम दी सैलरी। तो गवर्नमेंट ये मैंडेट कर दिया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कि जितना आपको सैलरी मिल रहा है, जितना आपको सैलरी मिल रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का सैलरी मिलता आपको, यहां मैं बेसिक के बारे में बात करता हूं, ठीक है। बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा पार्ट? फॉर्मिंग पार्ट। उसका 12%, कितना परसेंट? 12% आपको पीएफ में काटना होगा। किस में काटना होगा? पीएफ में डिडक्ट करना होगा। क्लियर है? तो 12% का मतलब आपका जितना भी ग्रॉस सैलरी होगा, जितना भी आपको जो पे स्लिप मिलता है ना, पे स्लिप, जितना भी ग्रॉस सैलरी आपका जो होगा, उसमें से पीएफ क्या होता है सर? पीएफ लेस हो जाता है, प्रोविडेंट फंड। पी टैक्स अलग है। पी टैक्स क्या है वो अलग है। पी टैक्स क्या है सर? एक स्लैब है ना। अगर आपका स्लैब के ऊपर रहा तो क्या है सर? 150 से 200 रुपए का स्लैब है। अगर वो स्लैब भी मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी मैं चेक कर ही रहा था। पीएफ प्रोफेशनल टैक्स, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला वेस्ट बंगाल का ये वाला स्लैब है, ठीक है। या आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे। तो प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब क्या है? अगर 10,000 से कम का है, 10,000 कम है तो क्या है सर? नील है। और आपका सैलरी अगर 40,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम पीएफ कितना है? 200 रुपया पर मंथ, 200 रुपया पर मंथ। क्लियर है? तो साल का कितना हो गया? 2400। साल का कितना हो गया? 2400। तो ये बेसिकली इसका पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, लेकिन हर महीना आपका पे से क्या करता है? वो काट लेता है। आपका पे से क्या करता है? वो काट लेता है, लेस कर देता है। क्लियर है? दिट इज व्हाट पी टैक्स। ये पीएफ नहीं है। क्लियर है? पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है कि पीएफ आपका एम्प्लॉयर सर्टेन परसेंटेज, या तो 12% गवर्नमेंट बोला है, वो से ज्यादा भी काट सकता है, या आप अपने बात करके बोलिए भैया मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए, 20% आप मेरा पीएफ में काट लिए। कितना परसेंट? अगर दोनों एम्प्लॉयर एग्री हो गया तो वो भी परसेंटेज हो सकता है। क्लियर है? तो परसेंटेज पीएफ में यहां पर सर वो मेरा पैसा क्या करता है? काट लेता है। गवर्नमेंट बोला 12% मतलब कितना रुपया? 12,000। और ये 12,000 पर मंथ, 12,000 क्या है? पर मंथ। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, जब भी हमारा पे स्लिप आता है तो जितना भी उसमें अलाउंसेस वगैरह सब कुछ ऐड होके पे स्लिप में क्या होता है? पे स्लिप में लेस होता है प्रोफेशनल टैक्स। और क्या काटता है? प्रोविडेंट फंड। और क्या कटता है? टीडीएस। क्या कटता है? जितना आपका टैक्स वगैरह लग रहा है तो उससे आपका टीडीएस कट के आता है, विच इज योर नेट पे, जिसको इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन हैंड बोलते हैं। क्लियर है? बताता हूं। ये मेरा प्रोविडेंट फंड हो गया। ये पैसा काट के, ये पैसा डिडक्ट करके आपका सैलरी से, इसको नेट सैलरी बोलते हैं, ठीक है। इसको नेट सैलरी आपको कितना मिल गया? 88,000। अब ये 12,000 रुपया ये गवर्नमेंट के खाता में जमा हो जाता है। कहां पे जमा होता है? गवर्नमेंट का एक ईपीएफ पोर्टल बोलकर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट है, ईपीएफ पोर्टल बोल के, वहां पे जमा हो जाता है। अब ये जो पीएफ है इसमें भी कैटेगरी है, कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट का पोर्टल में करो, इसमें भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। तो गवर्नमेंट का जितना भी पोर्टल है वो सब क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या बताइए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में करने से आपको एग्जेम्पशन मिलता है 12% का। कितना परसेंट का, मतलब पीएफ अपने लोग रीड करेंगे, पीएफ टैक्सेबल क्या है बताइए, पीएफ एग्जेम्प्ट है अप टू 12%। कितना परसेंट, अप टू 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जेम्प्ट मिल गया। अब लोग यहाँ पर पीएफ में कटवाना नहीं चाह रहा था, क्यों पैसा काट रहा है, पूरा पैसा दे, क्यों काटेगा, नहीं समझे। आपको सैलरी जहाँ 1 लाख रुपए मिल रहा था, 12,000 रुपया काट ले, और काट के क्या बोल रहा, हम जमा कर दे रहे गवर्नमेंट का खाता में, जब तुम रिटायर करोगे तब तुमको मिलेगा। हम बोला बेटा गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है मेरे को, दे मेरा पैसा दे, हमको नहीं चाहिए पीएफ, दे पैसा, तो जो होगा समझेंगे। ये वाला फेल हो गया। तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पर क्या लाया, गवर्नमेंट यहाँ पे लाया कि भैया जितना रुपया आपका पीएफ कटेगा, सेम अमाउंट ऑफ मनी इंप्लॉयर अपना पास से भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा सर, इंप्लॉयर अपना पास से भी कंट्रीब्यूट करेगा, सेम अमाउंट इंप्लॉयर अपना पास से भी कंट्रीब्यूट करेगा 12,000 रुपया, और ये भी जमा हो जाएगा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। मतलब आपका सैलरी से 12,000 रुपया कट रहा है, तो वहां जमा कितना हो रहा है, 12,000 प्लस 12,000, 24,000 रुपया आपका खाता में जमा हो जा रहा है। आदमी बोला हाँ बात है, आप कुछ मिल प्लस। और गवर्नमेंट क्या दिया कि अगर एम्प्लॉयर जो दे रहा, देखिए हमारा जो प्रोविजन है वो ये है, ये नहीं है। हमारा जो परक्यूजिट में जो कवर हो रहा है, जो पीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो तो सैलरी में ऐड है, नहीं समझे। एम्प्लॉय का जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी में ऐड है, पीएफ जो उससे तो आप लेस करके जमा कर रहे हैं, तो वो तो सैलरी में ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन में पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रहा है, वो एम्प्लॉय के बारे में नहीं हो रहा है, वो किसके बारे में बात हो रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात, जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी है। किसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम सैलरी है। जो आपको सपोज 1 लाख का जो आपको सैलरी मिल रहा है ना, तो सैलरी का 12%, 12,000 तो पीएफ काट ले रहा है, और पीएफ काट के आपको कितना मिल रहा है, 88,000। आपका जो सैलरी टैक्सेबल कितना है, आपका तो सैलरी 1 लाख रुपया टैक्सेबल है ही है सर, समझ रहे हैं। तो उसमें 12,000 का अमाउंट तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया है, तो फिर से 12,000 टैक्सेबल हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रहा है दूसरा है कि सेम 12,000 जो आपका पैसा काट रहा है, पीएफ में जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, सेम 12,000 एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। तो आपका एक्चुअल में डबल अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा हो। क्लियर है। तो सैलरी में जो पीएफ मिला वो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो तो हमारा टैक्सेबल हो गया एज इट इज, उसको कुछ करना नहीं है। यहां बात हो रहा है ये जो 12,000 का कंट्रीब्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर कर रहा है आपका विद द इक्वल अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल होने के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर हमारा पीएफ में कौन सा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कौन सा प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्लियर हो गया। तो ये पैसा आपका जमा होता है, ये पैसा आपका जमा होता है। सपोज 24,000 रुपया पर एनम पर मंथ करके अगर जमा हो रहा है तो कितना हो गया, तो नॉर्मल बेसिक पे सबका मान लो 20,000 होता है, कितना होता है, तो 20,000 का 12% कितना होता है भाई, 2400। 2400 रुपया आपका, 2400 रुपया अगला का, कितना हो गया 4800, तो 4,800 रुपया पर मंथ इंटू 12। आप मान लो 20 साल तक या 30 साल तक काम किए, तो कितना रुपया जमा हो गया भाई पीएफ में, बस। क्या बोल रहा भाई, 11,52,000 रुपया प्लस इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है, नहीं समझे। इसमें इंटरेस्ट प्रीमियम वगैरह ये सब भी मिलता है, ये जोड़ जाड़ के अराउंड 25 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो 4,800 रुपये सिर्फ 2,400 रुपये आप अपना सैलरी से कटवाइएगा और उसको जमा करिएगा, तो एट द रिटायरमेंट में आपको कितना मिला, विच इज ह्यूज। समझ में आ रहा है। तो ये प्रोविडेंट फंड में जमा है, इसमें एम्प्लॉयर का भी हाथ नहीं है, ये समझिए। ये कहां पे जमा है,
ये जमा है गवर्नमेंट का पोर्टल में, कहां पे है ये गवर्नमेंट, इसको डील कौन करती है? और सब चोर हो सकता है, गवर्नमेंट चोर, वो आपका पैसा चोरी नहीं करेगा, आपका पैसा घुमा के, वो छोड़िए ना, उसमें क्यों जा रहे हैं, ज्यादा बढ़ा दिया सर, वो घुमाने का, तुम ना मेरा डायरेक्शन को चेंज कर दे हो, पता घुमाने में चल जाएंगे तो पता चला वीडियो में फिर एडिट करना होगा, मैं ऐसा बात मत किया करो आप। तो बोलने का ये मतलब है कि ये पैसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जमा है, तो गवर्नमेंट कभी भी पैसा किसी का डकैत नहीं करे, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सबको डकैत नहीं है, तो पैसा किसी का लेके बैठ नहीं सकता, तो ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। तो आपको ये पैसा आपका रिटायरमेंट के बाद में आप इजली जाइए और रिटायरमेंट के बाद में ये पैसा को आप रिसीव कर लीजिए, विच इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, सब के लिए पैसा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप और आपका गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, आपके एम्प्लॉयर, तो रिटायरमेंट के बाद में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लेम हाँ, ये आते हैं फंडा में आता है मैं, तो ये अब ये फंडा है कि अब यहाँ पर अगर रिटायरमेंट से भी पहले आपको लेना है, क्या लेना है, रिटायरमेंट से पहले लेना है, ठीक है। तो इसका कंडीशन है कि अगर आपका जॉब लॉस हो गया, क्या हो गया, जॉब लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा आप अनएम्प्लॉयड है, क्या है बताइए, 6 महीने से ज्यादा आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप ये पैसा पीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, 6 मंथ से ज्यादा अगर आपका जॉब लॉस हो गया और 6 मंथ से ज्यादा आप अनएम्प्लॉयड है, तो ये आपका ही पैसा है ना भाई साहब, तो जरूरत में तो काम आना चाहिए, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, क्या बताइए, कोई मेडिकल इमरजेंसी तो पैसा निकाल सकते हैं। मैरिज है, मैरिज या अदर पर्पस है, तो आप अपना पीएफ का पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ये पोर्टल है, आपको दिखाता हूं। ये सर ईपीएफ इंडिया करके पोर्टल है, ये पोर्टल में आपका पैसा जमा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी का फोटो नहीं है, हाँ आया तो ये शॉक हो गए, हम भी शॉक हो गए थे भैया, गवर्नमेंट का पोर्टल में मोदी जी का फोटो नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है ना। आज तक हम किसी का फोटो इतना नहीं देखा है जितना इनका देखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब किसी चीज में शौक है नहीं है, लेकिन भैया फोटो वगैरह में शौक है, अच्छा है सर, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फोटो है, फोटो में आ रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, और क्या चाहिए। बियर्ड तो अच्छा लगता था इनको, पर हाँ अभी भी है, बियर्ड वाला फोटो फिर से देखेंगे, बियर्ड वाला फोटो फिर से देखेंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ऑफ, नहीं फोटो तुम देखना भाई, बियर्ड देख भाई, तुम बियर्ड देख भाई, ऐसे थोड़ी ना फैन है हम लोग सब इनका, मैं तो हूँ बॉस, ऐसा नहीं है। देखिए आप पर्सनालिटी देखिए, नो डाउट, हर एक चीज को इवैल्यूएट मत करिए, कुछ अच्छा भी तो कुछ बुरा भी है, वो हर इंसान के अंदर में, बट अच्छाई को आप काउंट करिए ना, क्या दिक्कत है। आप देखिए अब इनका स्ट्रगल देखिए सर, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, तो आजकल का तो कोई बात नहीं है ना सर। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है किसी को मैनेज करना, स्पेशली कोई ह्यूमन को, तो कितना इंसान को मैनेज करके ये करके वो उस लेवल तक पहुंचा है, तो भाई ऑब्वियसली टैलेंट तो है ना, बिना टैलेंट का कैसे आप पहुंच सकते हैं। टैलेंट के अलावा भी और भी बहुत कुछ है। देखिए सर, तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, ये सर्विसेज में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए आपको यहाँ एम्प्लॉय में जाना है, ये वाला वेबसाइट देख लीजिएगा, यहां पर आपको एक यूएन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, एक यूएन नंबर होता है जो पीएफ का नंबर है, प्रोविडेंट फंड का एक नंबर होता है, वही नंबर से आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो एम्प्लॉय का पे स्लिप में मिल जाएगा। अबे पे स्लिप कैसे गिरा सकता है भाई, कुछ तो होगा, या तो फिर अपना एम्प्लॉयर के पास जा, एम्प्लॉयर से जाके बोल कि भैया मेरे को यूएन नंबर दीजिए,
या फिर दूसरा ऑप्शन है यूएन नंबर अगर नहीं रहता है ना तो इसका एक ऐप है, अगर आपका आधार से लिंक किया हुआ है, ठीक है, तो ओटीपी के थ्रू आप अपना यूएन नंबर को मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस क्या है, अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना तुम छोड़ दे तुमको नहीं देगा। ठीक है, ये सर इसका ये है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखिए एक एक्टिवेट आपका यूएन नंबर पे नो योर यूएन मिला है ना, आप यहाँ से जान सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर से अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका यूएन नंबर आ जाएगा। चलो मैं अपना डाल के देखता हूँ। चलो को पीएफ का अमाउंट नहीं दिखाई हम, दिमाग खराब है का। JC5 फिर कह रहे Z स्मॉल, ओटीपी बेटा सेंड किया। पीएफ नंबर मेरे को याद था, यूएन नंबर देखना पड़ेगा। क्या हुआ, सेकेंड है क्या? ये भैया आया तो नहीं, कहाँ टाइम लिमिट था? ये ओटीपी तो आया ना? हो सकता है। नहीं है तो आया ओटीपी। सर वहाँ टाइमिंग दिया 30 सेकंड है, यहाँ ओटीपी देने में तो वेट कर रहे हैं। भाई साहब गवर्नमेंट का पोर्टल है भाई साहब, कैप्चा फिर से बोल भाई। PL3 स्मॉल डी फिर क्या है, स्मॉल एफ राइट। बहुत ड्रामा है यार, बहुत ड्रामा। अब डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा बताओ। क्या पाया आप, वैसे पब्लिकली अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाते रहे, क्या पाया आप हमको? अभी शादी उदी का बात तो चलेगा, तुम लोग काहे नहीं समझ रहे हो? आ गया शो यूएन नंबर। ठीक है, समझ गए तो कैसे करना है, यहां से निकाल लेंगे तो यूएन नंबर। चलिए भाई ये बैक टू पेज में आ गया, ये यूएन नंबर आ गया, यहाँ पे डाल दिए, पासवर्ड जी तक, कैप्चा 55 खुला। आप लोगों को विड्रॉल का ये बता रहा हूं, ठीक है, कैसे करके विड्रॉल करते हैं।
मेरा ऑलरेडी विड्रॉल किया हुआ है। पासबुक यू क्लेम स्टेटस, क्लेम स्टेटस रिजेक्ट हो गया, 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था, फिर फाइनली अप्रूव हो गया था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय शेयर और वहां क्या है, एम्प्लॉयर शेयर। मिला? सेम है, सेम है क्या? हाँ हाँ सर, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पासबुक चेक कर लिए, विड्रॉ करने का यहीं पर ही ऑप्शन है, मेंबर और यूएन, ये वाला पोर्टल, ऑनलाइन सर्विसेज। समझ गए? ये मैं अपना यूएन नंबर वहां से डालता हूँ। जो भी पोर्टल है यहाँ पे, ये मैं लिंक सेंड कर दूं क्या? फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। ये लिंक में जाके आपको करना है, ये यहाँ से, एक मिनट रुके। एक्चुअल में ये काफ़ी इजी है, बहुत सारे लोग को ये आता नहीं है कैसे करके पैसा विड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। क्या हो रहा है? ओ कॉपी नहीं हो रहा है, एक बार इसको कहीं से ये याद रखे तो, लिखे तो इसको, कॉपी में लिखे ना इसको, कॉपी नहीं हो रहा। 100607487810, 100607487810 हो गया। यहाँ पे बोलिए 6074848। 487810। अरे यार 100, फिर से बोलिए, एक जन बोलिए 607। 10 अबे भाई बैक स्पेस का मतलब पूरा डिलीट हो गया था भाई, क्या है ऐसा कर। 100 607 48 7810। कैपिटल जे ना, BT। देखिए ये वाला पेज में है, समझ रहे? तो अपने लोग कहाँ गए, इस पोर्टल में गए, यहाँ पे जाके कहाँ क्लिक करना है, सर्विसेज में, फिर क्या क्लिक करना है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में जैसे अपने लोग आएंगे तो यहाँ पर मेंबर पासबुक और मेंबर्स यूएन सर्विस, तो पासबुक चेक कर सकते हैं। पासबुक मतलब कौन कितना डाला नहीं डाला। अच्छा ये एक एम्प्लॉयर का नहीं, अगर आपका पीएफ में पैसा है, एक एम्प्लॉयर के पास इतना जमा हो गया, आप छोड़ के गए, राइट, तो सेम जो यूएन नंबर आपका जनरेट हुआ है वही यूएन नंबर आप किसको दे सकते हैं, नेक्स्ट एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, तो यहीं पे पैसा आपका आता है। मतलब पीएफ ट्रांसफर भी होता है, समझ गए? पीएफ ट्रांसफर भी होता है, और पीएफ से पैसा आप अपना विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेपरेट अकाउंट। हाँ ये सेपरेट अकाउंट की तरह है, जिसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और यही वाला पैसा फिर गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में, और ये लोग यही पैसा को रोटेट करके क्या करता है, पैसा बनाता है, फिर उसमें से आपको प्रीमियम वगैरह देता है। एग्जाम्पल ये मेरा गवर्नमेंट का यूज हो रहा है, लेकिन सिक्योर है बिकॉज इसका पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाके, ये मैंने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया है, छोड़ दीजिए। अरे ये तो कहाँ, हाँ ये इसमें आना। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, व्यू में जाके प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड, पासबुक मैनेज कर सकते हैं, बेसिक डिटेल, केवाईसी वगैरह। ई नॉमिनेशन का मतलब क्या हो गया, अगर आपका डेथ हो गया
तो फिर ये पीएफ का पैसा वो नॉमिनेशन के पास में चल जाएगा। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फाइल करना, ठीक है। ये नॉमिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। अकाउंट में चेंज पासवर्ड ऑनलाइन सर्विसेज में आपको मेन करना है। अब यहाँ पे क्या है सर, 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, मतलब ये नया आया है, हमारे टाइम पे नहीं था। इसमें अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक ही मेंबर रहेगा और एक ही पीएफ अकाउंट नंबर रहेगा। और ये जो मल्टीपल जो चेंज वाला था ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यही नंबर दे के आप अपना डिफरेंट एम्प्लॉयर को देंगे, वो एक ही में पैसा डालेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया ना कि अभी पीएफ कैन बी चेंज, बट आप इसमें अगर क्लिक करके ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो एक पीएफ अकाउंट आपके लिए बन जाएगा। अब जितना भी मल्टीपल एम्प्लॉयर है वो सब में एक ही अकाउंट आपका यूज होगा, मतलब आपका जितना भी पैसा है वो सब एक जगह यूज होगा, ठीक है। आपको क्या करना है सर, यहाँ जाना है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म में जाएंगे, देखिए क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। ये क्या है ना, ये ऑलरेडी लिंक था। ये लिंक कौन करता है, ये आपका एम्प्लॉयर लिंक करता है। कौन लिंक करता है, आपका एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है ना, वो आपका एम्प्लॉयर लिंक करता है। तो ये आपको डाल देना होगा 2010। ये मैं बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। काफ़ी ईजी है, ये मेरा यस कर दिया। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मैंने ऑलरेडी विड्रॉ किया था पहले। ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओनली पीएफ विड्रॉल, ओनली पेंशन विड्रॉल। तो हमको क्या विड्रॉल करना है सर, पीएफ विड्रॉल करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक फॉर्म 15G बोलकर है, इसको रीड कर लीजिएगा। ये वाला फॉर्म 15G जो मेंबर एजेड है, जो मोर देन 60 ईयर्स हो गया, उनके लिए है, राइट। ये वाला फॉर्म कहाँ से मिलता है, ये वाला फॉर्म आप फॉर्म 15G पीएफ विड्रॉल PDF करके मारोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा। समझिए, कुछ भी नहीं आता है सर, गूगल वो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिल के आप उसको फिल करो। फिल करके फिर इसमें क्या करना है सर, अटैच करना, अपडेट कर देना है। आप अपना एड्रेस दीजिएगा, एम्प्लॉय का एड्रेस दीजिएगा, यहाँ डालिएगा स्कैन कॉपी ऑफ चेक बुक। मतलब जो बैंक का आपने ऊपर में डिटेल डाले ना, जो बैंक का ऊपर में डिटेल डाले, वो वहीं पर आपको स्कैन कॉपी ऑफ चेक बुक डालना वहाँ पे, जहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड ये आराम से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला डिटेल डालेंगे, मान लीजिए सम सॉर्ट ऑफ जो भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट में क्या होता है। आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए सर। आधार कार्ड से अगर आपका लिंक होगा तभी आप ये पीएफ से पैसा ऑनलाइन पे विड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पीएफ का यहाँ पे सॉल्ट लेक का ऑफिस है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कोई भी PDF यहाँ पे डाल देता हूँ सो डैट ये ले ले। PDF कहाँ से खोजे भाई, हाँ ये वाला डाल देते हैं। देखिए सर, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है, नॉर्मल फॉर्म है, जो डिटेल चाहिए फिल करना है। यहाँ क्या चाहिए, आधार OTP मिला। ये जैसे ही आधार OTP में हम क्लिक करेंगे तो मेरा मोबाइल में एक आधार का OTP आएगा। जैसे OTP को मैं आपका वेरीफाई कर दूंगा, ये मेरा ऑनलाइन पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल हो जाता है। और जब भी आपको पीएफ का पैसा से मिलता है ना पैसा, तो उसमें 10% TDS कट के आता है। क्या कट के आता है, TDS कट के आपके पास आता है। तो जब आप टैक्स क्लेम करेंगे, जब आप टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको वो TDS का पैसा रिफंड हो जाता है, अगर आपका पैसा नील है तो। अदरवाइज वो आपका इनपुट बोल के बना रहता है। एग्जाम्पल सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। इसीलिए तो बोला जाता है ना सर, ये यूएन नंबर तो आप कर लिए ना, नहीं तो वहां पर आपका नॉमिनेशन फाइल करेगा, तो वो ऑफिस में जाके करना होगा। ऑफिस में जाके फाइल करना होगा कि भैया हम नॉमिनेशन, ये नॉमिनेशन में चेक कर लेगा कि नॉमिनेशन फाइल किया कि नहीं किया। फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट का। क्लियर हो गया सर। तो ये पीएफ वाला कर लीजिएगा, बहुत सारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है। फीस आराम से 4000 रुपये चार्ज करिएगा। कुछ 1,000 में भी लोग मान सकता है। पढ़े देखिए, प्रोविडेंट फंड is a scheme intended to give substantial benefit to an employee at the time of his retirement.
Under this scheme, a specified sum is deducted from the salary of the employees as his contribution towards the fund. 10 क्या लिखा, आगे पढ़िए. The employer also generally contribute the same amount from his pocket to the fund. Clear है? The contribution of the employer and the employee are invested in approved securities. Interest earned thereon is also credited to employee. जो interest मिलता है ना कहाँ पे, PF में, वो भी क्रेडिट हो जाता है एम्प्लॉय केस में. दस द क्रेडिट बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. 4 चीजें क्या क्या बताइए. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन. हमारा सैलरी में केवल कौन सा आएगा, सैलरी में ये एम्प्लॉयर वाला पार्ट आएगा. एम्प्लॉय वाला आएगा क्या, एम्प्लॉय वाला क्यों आएगा सर, एम्प्लॉय वाला तो मेरा ऑलरेडी कवर है. कहां पे कवर है, कहां पे कवर है, सैलरी में. वो तो सैलरी का पैसा से ही काट के दे रहा ना भाई साहब, तो वो तो मेरा परक्विजिट में नहीं आएगा. अदर देन सैलरी कौन सा मेरा, जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो आएगा. क्लियर हो गया, चीज समझ में आ रहा है. अब यहां पर ये आपको याद रखना है कि इसका प्रोविजन क्या है एम्प्लॉयर सैलरी का, पढ़िए. और जब रिसीव करते हैं ना तब भी क्या प्रोविजन है. एक तो हो गया जब पैसा काट रहे हैं तब क्या प्रोविजन है, और एक होता है जब रिसीव कर रहे हैं तब क्या प्रोविजन है. आप पढ़ो तो यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहां पे किया है वो भी मैटर करता है. पढ़ो, अगर स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, या तो फिर तो वहां पर क्या है सर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां डिडक्शन मिलता है, 80C. ये डिडक्शन क्या है ना, ये अपने लोग पढ़ेंगे. ये डिडक्शन अपने लोग पढ़ते हैं जब ग्रॉस टोटल इनकम, रिमेंबर याद है ग्रॉस टोटल इनकम, उससे लेस होता था डिडक्शन. याद करिए चार्ट, सैलरी पूरा 5 वर्ड मिलके क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम, उससे लेस क्या होता है डिडक्शन. तो डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन 80C, तो वहां पे आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है. क्या है सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट है. और इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है. और जो अमाउंट आप जो रिसीव कर रहे हैं ना, जो अमाउंट आप जो रिसीव करेंगे, कब रिसीव करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. कब रिसीव करेंगे, वो भी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट. और पीएफ अगर बिफोर रिटायरमेंट में अगर आप रिसीव कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, बिफोर रिटायरमेंट में अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो क्या है, वो टैक्सेबल हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल. याद रखेंगे. तो यहां पर अपने लोग क्या सीख रहे हैं, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन दिया और एम्प्लॉयर का उस जो कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर में इंटरेस्ट जितना मिला है उसके ऊपर में बात कर रहा है. क्लियर है. तो वो तो मेरा टैक्सेबल कहां पर होगा, सैलरी. और वो सैलरी में क्या टैक्सेबल है, तो आपको मिलता है सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ये वाला लाइन आपको याद रखनी. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रहेगा तो क्या होगा बताइए, 80C में तो डिडक्शन होगा एम्प्लॉय का. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में एग्जेम्प्ट क्या है, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है. क्या लिखा क्वेश्चन है, पढ़िए. अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. तो आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी में 12% काटता है. कितना परसेंट काटता है, 12%. तो 12% आपका सैलरी से पीएफ काटता है, सेम 12% वो भी मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो वो जो 12% जो आपका सैलरी से काटता है उसका डिडक्शन कहां मिलेगा आपको, 80C में. कहां पे मिलेगा, बिकॉज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहां पे, एम्प्लॉयर में. आप अपना कंट्रीब्यूट कहां पे कर रहे हैं, वहां पे सेविंग्स के लिए. तो 80C में आपका पैसा मिलेगा, वो भी फायदा. प्लस एम्प्लॉयर जो आपको पैसा दे रहा है अगर वो 12% ऑफ सैलरी है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है. आप अपना बॉस को बोले कि भैया 1 लाख का सैलरी में 20% पीएफ में काट दो. कितना परसेंट, भैया वो राजी भी होना चाहिए, क्योंकि 20% मतलब आपका तो 20,000 रुपया कट गया. और 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 कर देंगे तो 2,40,000 रुपया आपका तो पीएफ जमा हो रहा है. वो 2,40,000 रुपया कहां डिडक्शन मिलेगा, 80C में. कहां पे मिलेगा, 80C में. सेम 20,000 उसको भी देना पड़ेगा, तो उसका राजी होना तो जरूरी है ना सर. अब वो जो 20,000 रुपए जो दे रहा है तो कितना परसेंट सैलरी है, 20% है. तो वो 20% का 20,000 रुपया है. तो यहाँ पे सैलरी में 12% तक का एग्जेम्प्ट है. कितना परसेंट तक, तो आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा परक्विजिट बोलकर, 8,000 टैक्सेबल. कितना होगा, 8,000. तो याद रखिएगा जितना भी एम्प्लॉय का प्रोविडेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयर जितना भी प्रोविडेंट दे रहा है, लेस क्या करेंगे, अप टू 12% ऑफ सैलरी मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बाकी जो बचेगा वो मेरा टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट भी जो क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट भी जो अगर मिल रहा है तो इंटरेस्ट में भी याद रखिएगा सर कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है, 9.5% एग्जेम्प्ट है. कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है, 9.5% एग्जेम्प्ट है. ठीक है. और अगर अमाउंट ये रिसीव कर रहे हैं, कब रिसीव कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद. कब रिसीव कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्या है, नीचे में पढ़िए. अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट.
ठीक है। हु हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, 5 साल से ज्यादा होता है तब पीएफ का पैसा आपको पैसा मिलता है। इन केस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आरपीएफ इज डिक्लेयर्ड, कौन सा सर, रिकॉग्नाइज, आरपीएफ का मतलब वहां लिख लीजिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, take place within 5 years, then the amount would be fully exempt only if this service has been terminated due to employee's health or discontinuance। बात समझ रहे हैं, अगर एम्प्लॉय का हेल्थ डिसकंटिन्यूअस या फिर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के ऊपर में था या टर्मिनेट कर दिया है और 5 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में हुआ है, तब वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल के ऊपर हो गया और आपका हेल्थ खराब, इसके खराब है, तब आप पैसा निकालेंगे, तब क्या है, मेरा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? ये कब, जब पैसा रिसीव करने पे, ठीक है। और ये जो पैसा अगर टैक्सेबल करिएगा तो कौन से हेड में जाएगा, सैलरी के हेड में ही जाएगा। कौन से हेड में जाएगा, भले ही आप जॉब छोड़ दिए लेकिन फिर भी किस लिए मिला था आपको, सैलरी के वजह से मिला था, तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला था, तो आप सैलरी में दिखाओगे। आप मर गए, आपका नॉमिनी रिसीव कर रहा, तो किस में दिखाएगा, अदर सोर्सेज, सैलरी में नहीं। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होने से देखिए क्या क्या नुकसान है। तो अनरिकॉग्नाइज का मतलब समझ रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज है क्या, मतलब ये पैसा सिक्योर है क्या, अनसिक्योर है ये। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है तो पहला बात कि भैया कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपका कंट्रीब्यूशन में, समझ रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर का जो पैसा है वो पैसा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि जब रिसीव करिएगा, जब आप रिसीव करिएगा पैसा, उस वक्त पूरा का पूरा एक बार में ले लेगा। कैसे लेगा, पढ़िए, इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल कहां होगा, सैलरी में। इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कहां जाएगा, इंटरेस्ट भी कहां जाएगा। मतलब इंप्लॉयर का जितना भी पैसा आपने पेमेंट किया, इंप्लॉयर ने पेमेंट किया तो भी एग्जेम्प्ट कर दिया वो, लेकिन जब रिसीव कर रहा है तो उस वक्त क्या करेगा, वो टैक्सेबल कर रहा है। नहीं समझे सर, यहां भी टैक्सेबल करेगा, यहां भी टैक्सेबल करेगा, तब तो हो गया बेटा। जब एम्प्लॉयर दे रहा था तब भी टैक्सेबल, और जब पूरा पैसा एक बार में रिसीव हुआ तब भी टैक्सेबल। तो इसलिए क्या कर दिया, ये जब ये एम्प्लॉयर केस में जाएगा तो वो एग्जेम्प्ट कर दिया, और पूरा एक बार में जब आप रिसीव करोगे पीएफ से, उस वक्त क्या कर देगा, टैक्सेबल कर देगा। तो एम्प्लॉयर जितना भी पैसा दे रहा है वो पूरा सैलरी में टैक्सेबल करोगे। एम्प्लॉय का जो पैसा है क्या वो टैक्सेबल होगा, आराम से सोचो, वो तो ऑलरेडी सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो गया था, फिर से होगा क्या, एक ही इनकम में 2 बार टैक्स नहीं होगा। तो एम्प्लॉय का सैलरी में तो ऑलरेडी टैक्स हो गया था, उससे तो पैसा आप लेस करके डाल लेते, राइट, इसलिए वो मेरा टैक्स नहीं है। नेक्स्ट में सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये कहां पे टैक्सेबल करोगे, अदर सोर्सेज में, क्योंकि ये हमारा टैक्सेबल नहीं हुआ है। आप चीज समझिए, सैलरी से अपने लोग लेस किए तो सैलरी तो टैक्सेबल था, इससे लेस कर दिया मतलब इसको ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए इनकम जो एम्प्लॉय का शेयर है उसमें मेरा टैक्सेबल नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंटरेस्ट कमाया है वो तो शो नहीं हुआ, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट भी किया, देखिए उसका शेयर्स, तो यहां पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा हेड में, अदर सोर्सेज। एम्प्लॉयर का जो मेरा शेयर्स था सैलरी में, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी दोनों जाएगा। आपको क्या याद रखना है सर, सैलरी का चैप्टर में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखना है, ये आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। सैलरी का पार्ट में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट रखना है। प्रोविडेंट फंड का नाम नहीं बोलेगा तो ऑलवेज क्या मानिएगा, रिकॉग्नाइज, ऑलवेज क्या मानिएगा, रिकॉग्नाइज। और रिकॉग्नाइज में याद रखिएगा जितना भी सैलरी रहेगा उससे लेस क्या कर देंगे, 12% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इंटरेस्ट का केस में कितना परसेंट है, 9.5%। कितना परसेंट, ठीक है। ये वाला पढ़िए, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। अब ये जो अपने लोग टोटल जोड़े अब तक जो जितना भी पढ़े हैं वो क्या है, ग्रॉस सैलरी। क्या है वो, उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। जितना भी आप जोड़ दीजिए, बेसिक, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, अलाउंसेस, परक्विजिट, सबको जोड़ के वो जो आया वो क्या हुआ, ग्रॉस सैलरी। अब उससे लेस होगा, ये लेस कहां पे, सैलरी से लेस हो रहा है। और सैलरी से क्या लेस हो रहा है बताइए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है, कितना दे दिया, 50,000 का दिया है, ठीक है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये लेस सबके लिए। ये किस लिए सर, मेडिकल एक्सपेंसेस, आपका खर्चा उर्चा को कवर करने के लिए। तो अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोला, साल का तेरा सिर्फ 50,000 खर्चा है, कितना खर्चा है उतना लेस करें। फिर क्या बोला है सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) में लेस होगा। बढ़िया, कौन सा एम्प्लॉई है, कौन सा एम्प्लॉई है, तो अपने लोग को मिलेगा क्या। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बोला, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस एंड डिडक्शन।
₹5,000 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंसेस अलाउड। ये तीनों में से जो भी कम रहेगा वो क्या होगा सर, इंटरटेनमेंट अलावेंस बोलकर लेस हो जाएगा। किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। लोगों को मजा कितना मिल रहा है, छुट्टी साल का 100 दिन, लीव इन कैशमेंट का अलग, जितना भी रिटायरमेंट में मिला वो एग्जाम, प्लस सिक्योर जॉब, इंटरटेनमेंट अलावेंस का लेस। देखिए भाई साहब, लाइफ को आराम बनाना है तो गवर्नमेंट जॉब में जाइए, समझ गए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए, कोई लफड़ाबाजी नहीं, कुछ नहीं, जॉब सिक्योर। आप सबसे पहला वर्ड आप ये बात बोल सकते हैं, आज के होवे ना दादा कल क्या। ये जो वर्ड है ना, ऐ चाहिए काम छोड़ लो, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है सर, प्रोफेशनल टैक्स। क्या है सर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय दी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपये होता है, जो कि लेस हो जाता है। क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 ये वाला बना लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिएगा एक बार। 20 नंबर एक बार देख लीजिए ना, इजी है, यहीं पे कर लेते हैं। पढ़िए क्या है, देख लीजिए इसको, ये इसको करके लेके आइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको बनाना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको बनाना है, और होमवर्क तो दे चुके ना आप पहले का, कर लीजिएगा सर। सैलरी की पार्ट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में 2 सम 2 पैटर्न की तरह क्वेश्चन आता है, तो 2 सम अपने लोग करेंगे, उसके बाद से बाकी जितना भी सम है वो आपको बनाना है। सैलरी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।